हेलो दोस्तों, बेसिक्स डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस पॉलिटी के लेक्चर का 11 पार्ट है। इससे पहले हम 10 पार्ट कर चुके हैं और अपने 10th पार्ट में मैंने प्रेसिडेंट को पढ़ाया था और इसमें मैंने प्रेसिडेंट का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था, केवल उसकी पावर रह गई थी। ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर्स रह गई थी, उसको हम इस 11th पार्ट में करेंगे। ठीक है, और जो लोग नए हैं उन्हें ये बता दें, दिस वीडियो एंड लेक्चर इज द पार्ट ऑफ आवर फ्री जिद batch that is for CDS, CAPF preparing aspirants, CAPF aspirants 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप में से इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप रिलाई कर रहे हैं तो ये फ्री जिद बैच आपके लिए है। और इस जिद बैच में हम ऑलमोस्ट मैथ, इंग्लिश, ठीक है, और साथ में जीएस, इस सभी कवर कर रहे हैं। ठीक है, और सीएपीएफ के लिए जो पेपर 2 है उसमें भी थोड़ा सपोर्ट हम देंगे आपको। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आपको एक चीज दिखानी है मुझे, 2 मिनट। ये हमारा एक इनिशिएटिव है, इसमें मैंने बताया ये पेपर 2 का तो आपको पता ही है कि सीएपीएफएसी में पेपर 2 का हम कर रहे हैं। ठीक है, इधर गया, ये पेपर 2 तो हम इसमें कर ही रहे हैं। ठीक, पेपर 2 तो कर ही रहे हैं हम इसमें, सीएपीएफएसी का पेपर 2 तो हम कर ही रहे हैं। ये भी फ्री गाइडेंस है पेपर 2 की कंप्लीट स्ट्रेटजी, ये वीडियो पड़ी होगी, आपको देख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें हम पेपर 2 कराएंगे पूरा। साथ में हमने ये जो सीरियस वाले हैं इनके लिए पर्सनलाइज फ्री मेंटोरशिप की बात भी चालू करी है। मतलब ये फ्री होगी लेकिन इसकी सीट लिमिटेड होंगी। इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम जो बच्चे, चाहे वो किसी का उन्होंने बैच लिया हो, ठीक है, या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और वो सीरियस 126 को टारगेट कर रहे हो, और साथ में एफकैट को भी इसी ईयर के इसी सेशन के टारगेट कर रहे हो, ठीक है, उनके लिए ये पर्सनलाइज मेंटोरशिप है। इसमें हम करेंगे क्या, आप किसी के भी बैच को लिए हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कहीं से भी कर रहे हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक, अब आप एंट्रेंस टेस्ट दे करके हमारे जो कनक्वर ग्रुप है, जिसमें पहला 100 होंगे लोग, दूसरे वाले में 15 लोग होंगे, तो कनक्वर 100 के जो टेस्ट हो गए इंटरेस्ट वो होंगे दिसंबर में, और 50 वाले के जैन में होंगे। तो जो लोग 100 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, मान लो नहीं आ पाएंगे, तो थोड़ी सी मेहनत करके वो 50 में आ सकते हैं। और ये जो कनक्वर ग्रुप होगा, कनक्वर 100 एंड कनक्वर 50, इसकी पोटेंशियल इतनी होगी कि इसमें से बहुत ज्यादा रिजल्ट आएगा, कि हम कुछ काम ऐसा करेंगे। दरअसल होता क्या है कि कई ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको हार्डवर्क तो बहुत करना रहता है, मतलब वो हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करते हैं और डेडिकेशन भी उनमें बहुत होता है, बट उनको थोड़ी सी अगर पर्सनलाइज टच दे दिया जाए, मतलब एक पर्सनलाइज्ड टच दे दिया जाए उनकी प्रिपरेशन में, तो उनकी प्रिपरेशन एक नई दिशा में जा सकती है और रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आ सकता है। इस पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने इस पर्सनलाइज्ड टच देने के लिए, पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए, एक पर्सनलाइज टच देने के लिए हमने मेंटोरशिप की बात करी है, इसमें कनकर 100 एंड 50 का काम होगा। ठीक है, इसमें हम जूम मीटिंग करेंगे जिसमें आपके डाउट लेंगे और अदर चीजें करेंगे, रिवीजन लाइव हम आपसे जूम पे ही फ्लैश सेशंस करेंगे, एक्टिव रिकॉलिंग की और रिवीजन की। ठीक है, तो ये सब चीजें करेंगे। बाकी लोगों को बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उनके मार्क्स कम आते हैं, टेस्ट में सही से मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये टेस्ट को रिवाइज कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, बहुत से इनलेस डाउट्स होते हैं। उन सब डाउट्स को हम इन जूम मीटिंग के थ्रू कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे जहां भी प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप चाहते हैं तो दिसंबर में इसके एंट्रेंस होंगे, आप इनके लिए प्रिपेयर करिए। और ये हमारा ग्रुप है ये चैनल है, ठीक ये ठीक लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और हमें और मोटिवेशन मिलेगा। ये हमारा बेसिक्स डिफेंस का टेलीग्राम चैनल है। हमने एक SFG सेल्फ हेल्प स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर सीडीएस और SFG फॉर CAPF AC 2026 ये ग्रुप बनाया है। ठीक है, इस ग्रुप में आपको क्या होगा, ये टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर सीडीएस एंड CAPF, अलग अलग ग्रुप है। इसमें आपको क्या होगा, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम पे ही हमारे सारे अपडेट्स आते हैं। इवन जो अभी हम लेक्चर देने जा रहे हैं, लेक्चर के नोट्स हैं, इसके टेस्ट हैं, क्योंकि हर लेक्चर के बाद हम एक टेस्ट देते हैं।
ठीक है, मतलब एक टॉपिक खत्म हो जाए, अभी प्रेसिडेंट टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो उसमें ऑलमोस्ट 2 टेस्ट आएंगे जो उस पूरे प्रेसिडेंट के लेक्चर को, टॉपिक को प्रैक्टिस और रिवाइज दोनों होलिस्टिकली कर देंगे। ठीक है, और रिवाइज दोनों होलिस्टिकली कर देंगे। रिवीजन आपका टेस्ट से हो जाएगा और प्रैक्टिस भी आपका टेस्ट से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों का आप एक्सेस चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए शुरू करते हैं अपने पॉलिटिकल लेक्चर को। देखिए, पावर जो प्रेसिडेंट की होती है, पावर और जो फंक्शन होता है प्रेसिडेंट का, हम उसको 2 टाइप में देख सकते हैं। एक होता है उसकी पावर जो मेनली नॉन डिस्क्रिशनरी पावर होती है। ठीक है, नॉन डिस्क्रिशनरी पावर होती है। एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है प्रेसिडेंट की, डिस्क्रिशनरी पावर होती है। अब डिस्क्रिशनरी पावर और नॉन डिस्क्रिशनरी पावर में क्या होता है? डिस्क्रिशन का मतलब होता है कि स्वयं के विचार या स्वयं से पावर का यूज कर सकता है, मतलब खुद ही पावर का यूज कर सकता है, किसी की एडवाइस एंड एड की जरूरत नहीं है। एडवाइस या एड की जरूरत नहीं है, एडवाइस या एड की जरूरत नहीं है आपको अपनी पावर का यूज करने के लिए। क्यों नहीं जरूरत है? पावर के यूज करने के लिए। अगर ये चीज प्रेसिडेंट को है जिस पावर में, जहां उसे डिस्क्रिशन, जहां उसे अपनी पावर को यूज करने में एड एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो पावर उसकी डिस्क्रिशनरी पावर हो जाएगी। और जहां उसको एड एंड एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, और वो एड एंड एडवाइस किसकी होगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और स्टेट के केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे क्या होगी? नॉन डिस्क्रिशनरी होगी। जहां एड एंड एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, जहां पे नीड होगी, यहाँ नीड नहीं है, ठीक, लेकिन यहाँ पड़ेगी एडवाइस एंड एड की जरूरत, तो वो नॉन डिस्क्रिशनरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी ये चीजें आएगी। तो पावर 2 तरीके से होती है, एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है, एक नॉन डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी पावर बहुत लिमिटेड है। ठीक है, हाँ, गवर्नर्स की जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो थोड़ी जो प्रेसिडेंट से ज्यादा है। ठीक है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन पावर भी मिलती है और सिचुएशनल भी मिलती है। प्रेसिडेंट के पास केवल सिचुएशन डिस्क्रिशंस हैं, ठीक है, जिन्हें अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे। और नॉन डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा है। अभी जो हम इसमें पावर दिखने जा रहे हैं, ये सब सारी नॉन डिस्क्रिशनरी पावर है। मतलब दीज आर द पावर दैट आर यूज इन नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। मीन्स दीज आर द पावर्स, मतलब जुडिशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, और ये सारी पावर इन प्रेसिडेंट के नेम पे लिया जाता है। ठीक है, केवल प्रेसिडेंट के साइन होते हैं इन वर्क को करने में। एक्चुअली में इन्हें एग्जीक्यूट कौन करता है पता है आपको? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर सेंटर में, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं स्टेट लेवल पे? जब गवर्नर केस आएगा प्रेसिडेंट की जगह पे, प्रेसिडेंट की जगह कौन? गवर्नर होगा तब। ठीक है, तो इसी जगह पे आप अगर प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर लिख दोगे तो बहुत सी चीजें कॉमन हो जाएंगी। ठीक है, बाकी जब गवर्नर तो पढ़ाएंगे हम तो करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए पावर है प्रेसिडेंट की, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, जुडिशियल पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है, मिलिट्री पावर है, इमरजेंसी पावर है, वीटो पावर है, ऑर्डर्स मेकिंग पावर है, पार्डनिंग पावर है। इन सभी को हम एक एक करके डिक्लेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड अगेन, प्रेसिडेंट की पावर से क्वेश्चन हर बार 1 से 2 आता है। पावर ही ऐसा एक चैप्टर है, मतलब एक ऐसा टॉपिक है प्रेसिडेंट में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर चीजें तो लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन पावर इतनी ज्यादा है, इतनी डीप है, जिसकी वजह से लोग इसको रिकॉल नहीं कर पाते। तो ये चीजें बहुत ही यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव पावर हम पहले देखते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब समझते हो ना, कि एग्जीक्यूशन करना। वो एग्जीक्यूशन में कौन सा होता है? पॉलिसी और इन सच को एग्जीक्यूटिव। तो सारे जो एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जाते हैं, वो फॉर्मली टेकन किए जाते हैं उसके ही नाम पे। मैंने बोला ना, सब उसी के नाम पे होगा। और मैंने ये भी बताया था कि वो नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड है। नॉमिनल क्या है? नॉमिनल हेड है। मतलब नॉमिनल क्यों है? नाम का है। सारे काम उसके नाम पे किए जाते हैं और एक्चुअली में नाम के किए जाते हैं, और साथ में उसका साइन भी होता है। लेकिन उन्हें करता कौन है इनके नाम पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रेसिडेंट के केस में तो इनके नाम पे सारे एक्शन किए जाते हैं। ही कैन मेक अ रूल भी बना सकते हैं कि जिस बेसिस पे इनके ऑर्डर्स और अदर इंस्ट्रूमेंट हैं एग्जीक्यूट के इन नेम ऑफ हिज ऑथेंटिसिटी, इनके नेम पे जैसे किया जाएगा उस सबके लिए एक रूल बना सकते हैं ये। ठीक है, ही कैन मेक रूल, ये आल्सो मेक बना सकते हैं रूल फॉर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जो गवर्नमेंट है उनकी कन्वीनियंट बिजनेस चले, मतलब एक अच्छा सा
गवर्नमेंट चले उसके लिए एक रूल बना सकते हैं कि गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को ये करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। एंड फॉर एलोकेशन ऑफ द सेड बिजनेस अमंग देम मिनिस्टर्स, तो मिनिस्टर्स के अमंग में जो बिजनेसेस उनको मिनिस्ट्री देना, उनको काम देना, उसके लिए भी रूल्स ये बना सकते हैं। द प्रेसिडेंट हैज अ पावर, इनके पास पावर है टू अपॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स एंड मेंबर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। हाँ, द पावर ऑफ टू अपॉइंट द एनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिसर, ठीक है, तो ये यूनियन गवर्नमेंट के मेंबर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिसर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिसर जैसे यूपीएससी जो आपका एग्जाम कराता है, तो उसके चेयरमैन एंड उसके मेंबर्स, इन सबको अपॉइंटमेंट यही करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कराते हैं पूरे कंट्री में, ठीक है, लोकसभा लोकसभा के इलेक्शन और आपके अदर इलेक्शन, तो वो कौन, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स, उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो ऑफिसर्स है ना, इनका अपॉइंटमेंट यही करते हैं, ठीक है। इन्हीं के नाम पे सारी चीजें होती हैं और यही करते हैं, साइन भी इनके अपॉइंटमेंट पे लेटर पे इन्हीं का ही होता है। और मेंबर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होंगे और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगी, उनको भी अपॉइंट यही करेंगे। तो देखो, प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज होल्ड द ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, यही करते हैं, प्रेसिडेंट। और ये इनकी क्या है, ये इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। और, और ये प्राइम मिनिस्टर होल्ड करते हैं प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनका अपॉइंटमेंट भी यही करते हैं और साथ में डिटरमाइन करते हैं इनके रेम्यूनरेशन को, मतलब इनको कैसा पैसा मिलेगा, क्या क्या इनको सुविधाएं होंगी, सब सारी चीजें डिसाइड करते हैं। और ये भी ऑफिस होल्ड करते हैं प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस कौन कौन होल्ड करता है, प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। और ये आपके ये आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी होल्ड करेंगे ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी इनकी अपॉइंटमेंट करेंगे। गवर्नर ऑफ स्टेट, स्टेट के गवर्नर जो होंगे उनका अपॉइंटमेंट यही करेंगे। चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है लेकिन फिर भी इनका अपॉइंट के जो चेयरमैन होंगे, चेयरपर्सन, उनका अपॉइंटमेंट यही करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैंने बताया, और उसके अदर इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे, मेंबर होंगे, उनका भी यही करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी, एडमिनिस्ट्रेटर्स मतलब जो यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे कि लद्दाख हैं, तो इनमें जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, मतलब वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करेगा, यही अपॉइंट करेंगे, ठीक है। एडमिनिस्टर करते हैं यूनिट थ्रू देयर एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू एडमिनिस्टर भी करते हैं यूटीज को, ठीक है। अपॉइंट अ कमीशन, कमीशन अपॉइंट करते हैं टू इन्वेस्टिगेट एससी एसटी एंड एसटीज कैटेगरी के लोगों की कंडीशन के बारे में, तो ये एक कमीशन को भी अपॉइंट करेंगे, ये इनकी पावर है। इसलिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि एससी एंड एसटी की कंडीशन कैसी है, अदर बैकवर्ड क्लास की। चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द यूपीएससी बताया मैंने। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं ऑल्सो हर 5 ईयर्स में, ठीक है। अपॉइंट ऑल्सो इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल को भी अपॉइंट करते हैं। और आगे क्या है, ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया और हैज अ पावर विद प्रोटेक्ट टू रिस्पेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया एंड शेड्यूल एरिया एंड द ट्राइबल एरिया, तो ये डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया को एज अ शेड्यूल एरिया। एंड ऑल्सो पावर है इनके पास कि विथ रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सच एरिया, मतलब इस पे मैंने क्वेश्चन भी दिया था, तो ये वही क्वेश्चन का आंसर है कि डिक्लेयर कर सकते हैं कि शेड्यूल एरिया का डिक्लेरेशन कौन करेगा, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा। हाँ, अगर उस शेड्यूल एरिया में कुछ बाउंड्रीज में चेंजेस करने हैं, किसी शेड्यूल, किसी स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है, उसकी बाउंड्री में चेंज हो, तो कंसल्टेशन केवल क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर साथ करेंगे, बाकी डिक्लेयर कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है। और उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी यही देखेंगे, ठीक है, किसके थ्रू, गवर्नर्स के थ्रू ही देखेंगे, ठीक है। मोस्टली पावर यहाँ पे गवर्नर्स की होती है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, जो हेड देखा जाता है, ठीक है। इन शेड्यूल्स एरिया में, इसको मैंने अपने 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में, शेड्यूल की जो हमारी क्लास है उसमें मैंने इस 5th एंड 6th शेड्यूल जो ट्राइबल्स एरिया से रिलेटेड है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड, उसमें डिक्लेयर डिस्कस किया है बहुत डिटेल में, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं। अब लेजिस्लेटिव पावर इनकी क्या है, लेजिस्लेटिव मतलब क्या होता है, लॉ मेकिंग, लॉ
कैसी पावर है? लॉ मेकिंग की पावर। तो क्या प्रेसिडेंट के पास लॉ मेकिंग की पावर है कि लॉ मेकिंग पावर केवल पार्लियामेंट के पास ही है? तो भाई लॉ मेकिंग की पावर केवल पार्लियामेंट के पास ही नहीं, प्रेसिडेंट के पास भी है। कैसे कैसे है? तो भाई ऑर्डिनेंस हमने देखा है ना, ऑर्डिनेंस कौन इशू करता है? सेंटर पे कौन करता है? प्रेसिडेंट, और स्टेट पे गवर्नर करते हैं, ठीक। तो पावर प्रेसिडेंट की है। और भी लेजिस्लेटिव मतलब ये भी नहीं है कि भाई आप लॉ ही बना सकता है। लेजिस्लेटिव मतलब जो भी चीज लेजिस्लेचर को इम्पैक्ट करती है, इफेक्ट करती है, इनका डिसीजन, जो भी इनका डिसीजन लेजिस्लेचर को इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है की फंक्शनिंग को, वो सभी क्या होंगे? इनकी पावर में आ जाएंगे, लेजिस्लेटिव पावर में। तो ये क्या कर सकते हैं? ये प्रेसिडेंट ही हैं, इनके पास पावर है, ये समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं हाउस को, एंड ऑल्सो समन कर सकते हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब ये जब पार्लियामेंट की सभा को बुला सकते हैं, ठीक, उसको प्रोरोग कर सकते हैं, उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। प्रोरोग मतलब समन के बाद जब सब मतलब पार्लियामेंट की एक सेशन खत्म हो जाता है, तो सेशन को प्रोरोग कर दिया जाता है। तो प्रोरोग प्रोरोग यही करते हैं। अर्जेंट साइन डी, जो साइन डी होता है, वो जब स्पीकर कर देगा तो प्रोरोग कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के थ्रू। तो प्रोरोग के बाद क्या होता है? सेशन जो एक पर्टिकुलर होता है वो खत्म हो जाता है पूरा, जनरल के प्रोरोग के बाद। अब डिसॉल्व क्या होता है कि हाउस को, लोकसभा को पूरी तरीके से डिसॉल्व ही कर दिया जाए। तो इनके पास डिसोल्यूशन की पावर भी है, समन करने की, सेशन को बुलाने की भी है पार्लियामेंट के, और उस सेशन को खत्म करने की भी पावर है। ऑल्सो अगर कोई लॉ में किसी लॉ को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा के बीच में टसल चल रहा है, तो उसके केस में उस टसल या उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं दोनों हाउस की, ठीक है। तो ये भी पावर है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट के पास है कि टू एड्रेस द हाउस एट द कमेंस ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। मतलब इनके पास मैंने बताया ना कि ये समन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब समन कर सकते हैं, ये एड्रेस भी कर सकते हैं। और ये दो बार, दो ऐसे ओकेशंस हैं जब ये समन एड्रेस करते हैं हाउस को। मतलब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में जाएंगे और पार्लियामेंट के हाउस तो दोनों हाउस को एड्रेस करेंगे, ठीक। पहली बार कब करेंगे? फर्स्ट करेंगे फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। मान लीजिए अभी 2024 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो उस इलेक्शन के बाद जब फर्स्ट मीटिंग हुई ना लोकसभा की, नई लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग में प्रेसिडेंट ने ही एड्रेस किया लोगों को, ठीक, एड्रेस किया। सेकंड कब होता है? सेकंड होता है फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर कौन सा होता है? बजट के सेशन, बजट का सेशन होता है ना, बजट का सेशन होता है, ठीक है। तो बजट सेशन जो होता है उसमें ये करते हैं। तो हर साल का जो पहला सेशन होता है वो ये एड्रेस करेंगे, साथ में हर जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होगा नई लोकसभा का, उसको ये एड्रेस करेंगे। दो सेशन ये एड्रेस करते हैं साल में, एक सेशन मतलब ये करते ही करते हैं, और 5 साल बाद जब नई लोकसभा बनती है तो उसके सेशन को भी एड्रेस करते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हाइल होल्डिंग द ऑफिस हैज टू प्रेजेंट सेवरल रिपोर्ट्स द फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट टाइम टू टाइम। मतलब क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है कि वो हाउस में, जो पार्लियामेंट का हाउस है उसके पास, उसके सामने समय समय पर जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं उनको रखे। जैसे कैग की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट किस लिए होती है? कैग की रिपोर्ट होती है कि ऑडिटिंग को लेकर के, कि भाई गवर्नमेंट में लोग कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, करप्शन तो नहीं कर रहे हैं, तो ऑडिटिंग के थ्रू ही पता चलता है। तो ये जो कैग की ऑडिटिंग रिपोर्ट होती है उसको पार्लियामेंट में रखते हैं। पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो वो जनता देखती है, ठीक है। तो प्राइम प्रेसिडेंट ही कैग की रिपोर्ट को पार्लियामेंट के पास रखेंगे, जहां पे पार्लियामेंट उसकी एक एक पन्ने को पढ़ेगी। यूपीएससी एंड फाइनेंशियल कमीशन की रिपोर्ट जो होगी उसको भी, तो सारी ये गवर्नमेंट, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इन्हीं की रिपोर्ट जब रखते हैं प्रेसिडेंट, तो उनको पार्लियामेंट के सामने रखते हैं ताकि पार्लियामेंट इनको पढ़ सके, रिव्यू कर सके कि कंडीशन क्या चल रही है गवर्नमेंट में, ठीक है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो तो प्रेसिडेंट ही है ना, और गवर्नमेंट भी, ये सब काम गवर्नमेंट ही कर रही है चलाने का। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है प्रेसिडेंट को ही तो दिखाना पड़ेगा ना पार्लियामेंट को, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव हेड है। तो एक रीजन बिहाइंड इसके यही है, इनके थ्रू रिपोर्ट रखने का, ठीक है। क्योंकि नॉमिनल हेड जो एग्जीक्यूटिव के हैं वो यही हैं, बाकी रियल तो फिर प्राइम मिनिस्टर ही हैं। ही अपॉइंट और मेनी लोकसभा के मेंबर को, ठीक है, लोकसभा के मेंबर को, किसी भी एक लोकसभा के मेंबर को ये एज ए स्पीकर अपॉइंट करते हैं, साथ में डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। दरअसल होता क्या है, वो इलेक्शन के थ्रू ही होता है, बस उसको अपॉइंटमेंट यही करते हैं, ठीक है, अपॉइंट यही करेंगे डिप्टी स्पीकर, होता है इलेक्शन के थ्रू ही है, ठीक है। ऐसे ही किसी को वो अपॉइंट नहीं कर देते हैं, ठीक है। तो सेम फॉर द राज्यसभा, राज्यसभा के लिए भी क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। एनी मेंबर ऑफ इट्स
अपॉइंट एज अ चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन। अब चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, तो उसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अब ही और शी नॉमिनेट, अब प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करेंगे 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा अमंग्स द हैविंग एक्सपर्टीज इन लिटरेचर एंड साइंस। मतलब जैसे बताया ना कि मैंने पिछले बताया था कि नॉमिनल नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं राज्यसभा में, ठीक है। लोकसभा में पहले 2 होते थे, नॉमिनेट किए जाते थे, और वो 2 होते थे एंग्लो इंडियंस, लेकिन अब इस समय इनको हटा दिया गया है, ठीक है। अब एंग्लो इंडियंस का कोई रिजर्वेशन रह ही नहीं गया, मतलब उन्हें नॉमिनेट किया ही नहीं जाएगा। 2 सीट्स रिजर्व रहती थी एंग्लो इंडियंस के लिए, उन्हें नॉमिनेट कौन करता था? प्रेसिडेंट करता था, लेकिन अब ये हटा दिया गया एंग्लो इंडियन वाला, ठीक है। अब केवल राज्यसभा में ही नॉमिनेट होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर केवल राज्यसभा में ही है, और वो 12 राज्यसभा के मेंबर जिनको एक्सपर्टीज होती है साइंस लिटरेचर किसी को भी, उनको रख दिया जाता है, ठीक है। ऐसे सचिन तेंदुलकर इसके मेंबर बन चुके हैं राज्यसभा, क्योंकि वो खेल से रिलेटेड हैं, और भी कई लोग बन चुके हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे हिसाब से एक बहुत से ऐसे लोग हैं जो बन चुके हैं, नॉमिनेट किए जा चुके हैं राज्यसभा में, ठीक है। उनकी फील्ड में एक्सपर्टीज है, उस बेसिस पे उनको मौका दिया जाता है। और रैशनैलिटी यही है कि भाई ऐसे तो ये जो इमिनेंट लोग हैं जिनकी अपनी फील्ड में नाम उन लोगों ने बना रखा है, ये लोग ऐसे तो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं। जब ऐसे इलेक्शन ये लोग लड़ेंगे नहीं, तो इनके जो पर्टिकुलर उस फील्ड के जो व्यूज हैं, वो व्यूज बेकार चले जाएंगे। जब इनको हम पार्टिसिपेट करेंगे पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग मतलब कि लॉ बनाने में, तो इनके जो उस पर्टिकुलर फील्ड के जो व्यूज होंगे या जो अदर डाइवर्स व्यूज होंगे, वो भी तो ऐड होंगे ना उस पॉलिसी में। इसलिए क्या किया जाता है, इनको रखा जाता है। इन 12 मेंबर को हर बार जगह दी जाती है, ठीक है। प्राइम प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेगा, ठीक है, नॉमिनेट करेगा। तो इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ सर्कमस्टेंसेस में प्रेसिडेंट क्या करेगा? रूल बनाएगा फॉर मेक एंड पीस एंड प्रोग्रेस के लिए, यूटीज के लिए। और कौन कौन सी यूटीज? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी, ठीक है। याद रखिएगा दिल्ली नहीं है इसमें, दिल्ली स्टिल यूटी है, लेकिन उसके लिए पीस एंड प्रोग्रेस के लिए ये कोई रूल नहीं बनाएंगे। ये रूल किन किन यूटीज के लिए बना रहे हैं पीस एंड प्रोग्रेस के लिए? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव एंड द पुडुचेरी। याद रखिएगा ये सब चीजें, ठीक है। अब ये इन केस ऑफ द पुडुचेरी, अब पुडुचेरी के केस में क्या है? प्रेसिडेंट कैन मेनली रूल्स केवल तभी रूल बना सकते हैं जब असेंबली क्या है, डिसॉल्व हो चुकी है या फिर वो सस्पेंडेड है। वही अगेन बात आ गई ना कि दिल्ली के लिए तो भी बना ही नहीं सकते हैं, और दिल्ली पुडुचेरी में जहाँ पे असेंबली है भी, वहां तभी बनाएंगे जब असेंबली जो वहां की है वो डिसॉल्व नहीं हुआ, डिसॉल्व हो या तो सस्पेंडेड हो। भाई अगर एक बॉडी है असेंबली जो रूल बना सकती है, अगर, तो फिर प्रेसिडेंट क्यों ही बनाएंगे? हाँ, अगर वो डिसॉल्व है या सस्पेंडेड है तब बना सकते हैं। तो ही डिसाइडेड द, आगे क्वेश्चन क्या है? क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। अभी एमपीज का डिस्क्वालिफिकेशन किस किस बेसिस पे होता है? तो वही होता है कि जो आपके उसमें रोपा एक्ट नहीं होता, होता है 1951 का, उसके अंतर्गत जो भी रूल्स हैं जो एक एमपी को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, अगर इस रोपा एक्ट के रूल्स को अगर वो जो वायलेट करता है, तो ये जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो इस रोपा एक्ट पे ध्यान देता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो इसमें कुछ कंडीशन दी गई है कि अगर कोई एमपी उस पर्टिकुलर कंडीशन को, मतलब उस रूल को ब्रीच कर देता है, ठीक है, तो उसको क्या होगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज अ एमपी। तो उस पर्टिकुलर एमपी ने ये पर्टिकुलर ब्रीच किया है, वायलेशन किया है कि नहीं किया है रोपा एक्ट के उन रूल्स का, तो ये चेक कौन करेगा? ये प्रेसिडेंट ही चेक करेंगे, ठीक है। तो और वो भी कैसे करेंगे? कंसल्टेशन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये चीज याद रखने की जरूरत है। आगे कौन कौन से हैं? आगे हैं कि हिज प्रायर रिकमेंडेशन नीडेड टू इंट्रोड्यूस द सर्टेन टाइप ऑफ द बिल्स इन द पार्लियामेंट। मतलब प्रेसिडेंट की ये सब सारी देख रहे हैं, ये सब लेजिस्लेटिव चल रहा है, ये सारा रूल्स मेकिंग का काम, और रिपोर्ट रख रहे हैं पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट का सेशन बुला रहे हैं, सेशन को एड्रेस कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं राज्यसभा के मेंबर को, तो ये सब पार्लियामेंट को ही तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, तो इसीलिए इनकी लेजिस्लेटिव पावर में आता है। पार्लियामेंट के लोगों के डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड कर रहे हैं, तो ये भी आ रहा है। और जब डिस्क्वालीफाई कर डिसीजन दे रहे हैं, तो ऐसा क्वासी जुडिशियल बॉडी बन जाएंगे ये, ठीक है। अब आगे इनका रोल क्या है कि सर्टेन टाइप ऑफ बिल्स इंट्रोड्यूस कर दिया सकता है पार्लियामेंट में प्रायर इनके रिकमेंडेशन में। जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करेंगे, पहले वो बिल हाउस में, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस होने से पहले प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, ठीक है। जब प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड कर देंगे कि हाँ इसे हाउस में लेके जाओ और इसको, बिल को एक प्रोसेस से गुजारो ताकि ये पास हो जाए, फिर प्रेसिडेंट के पास आएगा, एसेंट होगा। तो वो बिल कौन कौन से हैं? तो बिल वो 2 तरह के हैं। पहला बिल जो
कंसर्न कर रहा है एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब कोई भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड से बाहर निकालना है किसी भी तरीके के बिल को, कोई बिल ऐसा है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा बाहर निकाल रहा है एक्सपेंडिचर के लिए, तो वो बिल पहले प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन पे जाएगा, तब वो बिल आएगा। और दरअसल ये अप्रोप्रिएशन बिल ही होता है जो बजट के बाद लाया जाता है, ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएशन वाला है। बाकी बिल बाउंड्रीज, अगर किसी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज करना है, स्टेट्स को नया स्टेट्स बनाना है, तो ऐसा बिल जो पार्लियामेंट, क्योंकि मैंने बताया ना ये सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैं कि स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना, ना बदलना, इसमें आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए, ठीक है। आप अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो क्योंकि आप शेड्यूल 1 के चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, जहां बाउंड्री का नेम, स्टेट का नेम, उसकी बाउंड्री को चेंज कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहे हो स्टिल, लेकिन उसके लिए आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, ऑर्डिनरी लॉ को फॉलो करके आप इसको चेंज कर सकते हो, प्रोसीजर ऑन लॉ को फॉलो करके चेंज कर सकते हो। लेकिन फिर भी इसमें एक बैरियर लगाया गया है कि पहले ऐसा लॉ प्राइम प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन भेजेगा, अगर प्रेसिडेंट कंसेंट दे देगा तब वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा, इंट्रोड्यूस होगा। प्रेसिडेंट के बिल, प्रेसिडेंट अब इनकी ये थोड़ा सा वीटो पावर इनको भी देखेंगे हम, ठीक है, फिर हम चीजें क्लियर करेंगे। बस थोड़ा ही सा बच्चा है क्योंकि जो खाली इनकी जुडिशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर ये डीप है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। और हम लेजिस्लेटिव को लगभग खत्म करने वाले हैं, तो उसके बाद बचेगा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं। देखो होता क्या है, बस को मिटा देते हैं, बद मत होना भाई। इसकी तो ये मेरे को गुस्सा दिला रहा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है हर बार, अरे तेरी, क्यों ऐसा क्यों होता है? अरे मिटल तो रहा नहीं है, केस अलग बन जाएगा, नया रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं, डिफरेंट कलर से पढ़ाने का मजा ही अलग है। विद द बिल, जब देखो होता क्या है, जब कभी भी जो बिल होता है, हम लोग किसी हाउस में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, दोनों हाउस से वो पास हो गया, तो जब दोनों हाउस से बिल पास हो जाता है कोई भी, तो उसको एक्ट बनने के लिए एक बैरियर और पूरा करना पड़ता है, वो होता है प्रेसिडेंट की एसेंट। प्रेसिडेंट हैं, उनकी एसेंट दिलानी पड़ेगी उस बिल को, उनकी एसेंट जरूरी होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट की एसेंट जरूरी होती है, प्रेसिडेंट की एसेंट जरूरी होता है, ठीक है। जब प्रेसिडेंट एसेंट दे देंगे तब वो बिल क्या हो जाएगा, दैट बिल विल बी टर्न इनटू लॉ, वो लॉ बन जाएगा, दैट बिल बिकम लॉ। तो प्रेसिडेंट एसेंट देंगे, ठीक है, जब बिल पास हो जाएगा पार्लियामेंट में, तो जब बिल जब प्रेसिडेंट के पास आता है एसेंट के लिए, मैंने बताया ना एसेंट देंगे तभी लॉ बनेगा, तो अंडर आर्टिकल 111 उनके पास तीन रास्ते हैं, या तो वो एसेंट दे दें बिल को, मतलब बिल को कह दे कि हाँ ठीक है मेरी मंजूरी है, या तो वो विथहोल्ड कर ले एसेंट को, मतलब एसेंट ना दें उसको विथहोल्ड कर लें, या फिर बिल को रिटर्न कर दें। विथहोल्ड कर ले मतलब कुछ ना बोले अपने पास ही रख लें, रिटर्न कर दें मतलब बिल को कह दें कि आप इसको लेके जाइए, इसमें थोड़े से अमेंडमेंट कीजिए और फिर रिकंसाइडर करके फिर दोबारा हमारे पास भेजिए। तो दो रास्ते, तीन रास्ते हैं, या तो वो एसेंट दे दें नॉर्मली बिना किसी भी बात के, दूसरा उसको विथहोल्ड ही कर लें, कुछ बोले ही ना उसके बारे में, अपने पास ही रखें, बाकी रिटर्न कर दें। तो तीन रास्ते उनके पास मिल जाते हैं, रिटर्न कर दें। रिटर्न किस लिए करें कि भाई रिकंसाइडर कर लो इस पे, फिर हमको भेजो दोबारा। लेकिन ये मनी बिल के केस में नहीं होगा, ये दो केस में, केवल दो केस में होगा, एक ऑर्डिनरी बिल के केस में होगा, याद रखिएगा, और एक फाइनेंस बिल के केस में होगा। ये चीज नोट्स में ऐड कर लीजिए, अपने लिख लीजिए, ये केवल दो बिल के केस में होगा, एक ऑर्डिनरी बिल के केस में और एक फाइनेंस बिल के केस में। किस केस में नहीं होगा, एक नहीं होगा, किस केस में इसमें यस है, किस केस में नो होगा, नहीं होगा, एक है मनी बिल के केस में
नहीं होगा, ठीक है, रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को भी रिटर्न नहीं कर सकते हैं, उसमें तो इनको असेंट देनी ही देनी है, रिटर्न का तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जो 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो मैंने आपको एक लिस्ट दी है, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि वो बाइंडिंग कर दे रहा है प्रेसिडेंट को, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट प्रेसिडेंट को बाइंड कर रहा है कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, उसको एसेंट देनी ही है। मतलब उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के पास केवल ये रास्ता है बस, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पास ये दो रास्ता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए, ना तो वो उसको विथहोल्ड कर सकते हैं ना ही उसको रिटर्न कर सकते हैं, उनको केवल एसेंट देनी है बस। तो 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट प्रेसिडेंट को बाइंड कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के में केस में कि उनके एसेंट देनी ही देनी है उन्हें, और दो रास्ते खाली नहीं है। मनी बिल के केस में उनके पास ये दो रास्ते खाली हैं कि वो एसेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो मनी बिल के केस में भी दो रास्ते हैं, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन बिल के केस में केवल एक रास्ता है इनके पास, वो भी देना, बाकी दो रास्ते बंद है, याद रखिएगा। और रिटर्न केवल दो तरह के बिल कर सकते हैं ये, ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल, मनी बिल को तो रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं, ठीक। However, if bill the passed by the parliament with or without the amendment, the president has to give the his or his assent। अब ये जो दूसरा वाला है ना, ये रिटर्न करते हैं बिल प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट रिटर्न करते हैं बिल पार्लियामेंट को रिकंसिडर। अब मान लीजिए पार्लियामेंट ने क्या किया, रिकंसिडरेशन का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा रिकंसिडर कीजिए, थोड़ा दोबारा सोचिए इन प्रोविजन को जो आपने रखा है, कुछ प्रोविजन लगता है प्रेसिडेंट को ये सही नहीं है, कहते हैं आप इस पे थोड़ा सा दोबारा विचार कीजिए, इनमें अमेंडमेंट कीजिए। मान लीजिए पार्लियामेंट ने बिना अमेंडमेंट के ही दोबारा भेज दिया प्रेसिडेंट को कि भाई हमने कोई अमेंडमेंट नहीं किया, दोबारा भेज दिया कि अब इस पे दो। तो इस केस में क्या होता है, जो विथआउट अमेंडमेंट, विथ और विथआउट अमेंडमेंट अगर दोबारा प्रेसिडेंट के पास उस बिल को भेज दिया असेंट के लिए, तो अब प्रेसिडेंट के पास बाइंडिंग हो गया कि अब प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही पड़ेगी उस बिल को लेकर के, कि भले इस रिकंसिडरेशन में उन्होंने रिकंसिडर किया हो ना किया हो, अमेंडमेंट किया हो ना किया हो, बिल अगर दोबारा भेज दिया विथ और विथआउट अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट को अब रिकमेंडेशन देनी ही पड़ेगी, मतलब उनके पास अब केवल एक ही रास्ता है, ऐसे और कुछ नहीं। बाकी व्हेन द बिल पास बाय दिस, अब ये स्टेट लेजिस्लेचर केस में भी प्रेसिडेंट के पास थोड़ी सी पावर है, मतलब जब बिल स्टेट लेजिस्लेचर के पास, कई बार क्या होता है, कई ऐसे स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं वो ऐसे ऐसे एक्ट पास करते हैं, उनकी कुछ एक्ट में लिमिटेशन लगा के गई है, रखी गई है कि एक कुछ तरह के एक्ट उनके, जैसे मैं लिख रहा हूँ इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, किस किस तरह के स्टेट लेजिस्लेचर के बिल्स को जो प्रेसिडेंट होते, गवर्नर होते हैं, वो होल्ड पे रखेंगे। दरअसल गवर्नर वाले केस में तो मैं ये बता ही दूंगा, इधर रहने दीजिए, ठीक है। तो गवर्नर क्या करेगा, जो कुछ स्टेट लेजिस्लेचर कोई एक पर्टिकुलर तरह के जो बिल्स होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कोई एक बिल है जो डीपीएसपी को अपोज कर दे, ठीक है, या कोई ऐसा बिल है जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया है वो नेशनल इंपॉर्टेंस है, या मान लीजिए वो कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी कर रहा है अंडर आर्टिकल 31A, मैंने बताया ना एक्सेप्शन है ये फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, ऐसे कुछ भी अगर वो करेगा, कुछ भी ऐसी चीज करेगा जो वायलेशन कर रहा है या कुछ उनकी जुरिडिक्शन से बाहर है, तो उसमें क्या करेगा गवर्नर, क्या करेगा उस बिल को विथहोल्ड कर लेगा, मतलब उसको रिजर्व कर लेगा। किसके लिए रिजर्व कर लेगा गवर्नर, रिजर्व कर लेगा फॉर द कंसाइडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कंसाइडरेशन के लिए रोक लेगा। जब प्रेसिडेंट की कंसाइडरेशन के लिए वो बिल रोक लेगा गवर्नर, इस तरह के बिल जिसमें आर्टिकल 31 से अंदर कोई लैंड का एक्विजिशन किया जा रहा है, या अपोज कर रहा है कोई स्टेट किसी डीपीएसपी को अपोज करके कोई लॉ बना रहा है, तो ऐसे लॉस को गवर्नर क्या करेगा, रिजर्व कर लेगा प्रेसिडेंट कंसाइडरेशन। अब प्रेसिडेंट के पास इन लॉ में तीन अल्टरनेटिव्स हैं अंडर आर्टिकल 201, ठीक, वो क्या क्या है, वो चाहे तो इन्हें एसेंट दे सकता है, चाहे तो इन्हें विथहोल्ड कर सकता है, और चाहे तो डायरेक्ट गवर्न कर सकता है टू रिटर्न द बिल, गवर्नर को डायरेक्ट कर दे कि भाई इन्हें कहो रिटर्न कर दे। लेकिन मनी बिल के केस में तो बिल्कुल नहीं होगा, अगर स्टेट मनी बिल है स्टेट का तो बिल्कुल नहीं, रिटर्न नहीं होगा, ठीक है, उन्हें एसेंट देनी पड़ेगी फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, प्रेसिडेंट स्टेट की जो पार्लियामेंट, मतलब जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ रिकंसिडरेशन के बाद प्रेसिडेंट के पास दोबारा भेजा, मतलब प्रेसिडेंट ने एक पर्टिकुलर लॉ को रिकंसिडरेशन के लिए तीसरे वाले रास्ते के लिए भेज दिया दोबारा पार्लियामेंट को, आप इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजो। पार्लियामेंट ने क्या किया कि विथ और विथआउट, एक विथ और विथआउट, बिना या तो किया या तो नहीं किया, मूलली मान लो कि उन्होंने अमेंडमेंट किया ही नहीं,
जैसे प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के जिस फेस में भेजा उसी फेस में दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, भाई अब इसमें असेंट दो, तो अब प्रेसिडेंट के पास बाइंडिंग हो जाएगी कि रिकंसिडरेशन के बाद जो पार्लियामेंट जो बिल दोबारा प्रेसिडेंट के पास कंसर्न बोले तो प्रेसिडेंट को अब उसमें असेंट देनी ही पड़ेगी। लेकिन जो स्टेट है, स्टेट के बिल्स में जब प्रेसिडेंट है, जब वो गवर्नर को डायरेक्ट करेगा कि बिल डायरेक्ट इनको दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेज दो, तो ये रिकंसिडरेशन बिल अगर स्टेट लेजिस्लेचर मान लीजिए विथआउट, विथ या विथआउट दोनों में से किसी भी तरह से अगर वो बिल भेजती है दोबारा, तो प्रेसिडेंट यहां बाइंडिंग नहीं, यहां पे प्रेसिडेंट बाइंडिंग है, मतलब वो बाउंड है कि वो दें, मतलब क्या दें, एसेंट दें रिकंसिडर बिल को। अगर बिल ने दोबारा रिकंसिडर कर लिया तो उस रिकंसिडर बिल को असेंट देने के लिए बाउंडिंग है। लेकिन यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के जिस बिल को रिजर्व किया गया प्रेसिडेंट के लिए, उस बिल को, रिजर्व बिल को असेंट देने के लिए क्या है, रिकंसिडर बिल, जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो रिकंसिडर बिल दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजा गया है रिजर्व बिल, उसको दोबारा रिकंसिडर बिल को असेंट देने के लिए बाइंडिंग नहीं है। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के रिकंसिडर बिल के केस में बाइंडिंग नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के बेस में बाइंडिंग है। ये चीज याद रखें, जब और इसको पढ़ेंगे तो और ये पता चलेगा। ये नोट जो है ये उसी बेसिस पे है, नोट्स पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हो ना, प्रेसिडेंट के पास ये 3 पावर होती है जब उनके पास कोई बिल आता है कि असेंट दें या विथहोल्ड कर लें या डायरेक्ट कर दें कि रिटर्न कर दें। तो इन पावर को जो कहते हैं वो वीटो पावर कहते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली क्या कर रहा है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एक पर्टिकुलरली बिल को वीटो कर दे रहा है, मतलब रोक रहा है। वीटो का मतलब ये होता है ना कि रोकना, ठीक है। तो ये वीटो की पावर 111 के अंतर्गत आती है। उसी पावर में, उसी आर्टिकल में ही मैंने बताया था कि इनके पास 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, ठीक है। तो वही 3 रास्तों को यहाँ पे और डिस्कस करेंगे। एक होता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि कंप्लीटली रिजेक्ट कर दें, मतलब प्रेसिडेंट क्या कर दे, अगर प्रेसिडेंट ने किसी बिल को कह दिया कि हम इस बिल को कंप्लीटली रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वीटो हो जाएगा उस बिल पे। अगर क्या कर दे, कह दे रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें, जैसे मैंने बोला है ना कि ये तीसरा वाला ऑप्शन रिकंसिडरेशन होता है, तो इस रिकंसिडरेशन अगर किसी बिल को रिकंसिडर कर दे तो वो सस्पेंसिव वीटो यूज कर रहे हैं। मतलब ये जो पर्टिकुलरली वे जो यूज कर रहे हैं उस पे जो पर्टिकुलरली वीटो का नाम है, उस वीटो के नाम को मैं बता रहा हूँ, सस्पेंसिव वीटो कहते हैं उसे। अगर पूरी तरीके से करते हैं तो एब्सोल्यूट वीटो है। पॉकेट वीटो क्या है, कुछ ना करें, विथ होल्ड कर लें। ये ऑप्शन था ना, विथ होल्ड, विथ होल्ड कर लें, ये ऑप्शन था ना, विथहोल्ड द एसेंट ऑफ द बिल। तो ये क्या होगा, पॉकेट, मतलब विथहोल्ड कर लिया, अपने पॉकेट में रख लिया है, उसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है, पॉकेट में रख लिया है हमेशा के लिए, विथहोल्ड कर लिया है। यही है सारा, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बिल उनको नेवर उनको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मनी बिल यूजली, मनी बिल के केस में ये होता है, जब पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि मनी बिल तो पहले प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन से ही लाया जाता है। जब प्रेसिडेंट अलो कर देता है, रिकमेंड कर देता है, तब मनी बिल हाउस में लाया जाता है। तो जब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पहले ही ले ली गई है तो दोबारा उसे उतना, मतलब उसके करने की जरूरत क्या पड़ेगी कि वो रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा भेज दे। रिकंसिडर हमने पहले ही करवा लिया प्रेसिडेंट से, तो प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए तो मनी बिल को नहीं भेज सकता। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये बोला गया कि मनी बिल को प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि मनी बिल हाउस में इंट्रोड्यूस होने से पहले ही प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है कि आप इस पे विचार कर लीजिए, तब हम कुछ करें। तो प्रेसिडेंट उसी फर्स्ट फेज में ही, हाउस में इंट्रोड्यूस होने से पहले ही मनी बिल कुछ रिकमेंडेशन बता सकता है कि भाई आप ये कर लो, फिर इस बिल को लेकर आओ। इसीलिए रिकंसिडरेशन वाला इनके पास रास्ता नहीं आता है। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, तो कुछ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है। ऑर्डिनेंस मतलब होता है कि लॉ बना सकते हैं ऑर्डिनेंस इशू करके। तो कौन कौन सा आर्टिकल है वो, आर्टिकल 123, आर्टिकल याद रखिएगा, इस आर्टिकल 123 के अंतर्गत प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। लेकिन उस ऑर्डिनेंस को जो इशू करेंगे एक पर्टिकुलर कंडीशन नहीं करेंगे। मतलब अब मुंह उठा के कभी भी प्रेसिडेंट जो है वो थोड़ी ना कर देंगे कि ऑर्डिनेंस इशू कर देंगे। ऑर्डिनेंस इशू करने की कंडीशन होगी। वो कंडीशन क्या होगी कि जब हाउस, जो दोनों हाउस हैं, उन दोनों में से या तो एक हाउस या तो दोनों ही हाउस का सेशन ना हो, मतलब वो अपने सेशन में ना हो, रिसेस कर रहा हूं तो रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। मीन व्हेन ओनली आइदर बोथ और द वन हाउस नॉट इन अ सेशन, तब क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है। क्योंकि देखो लॉ मेकिंग पावर किसके पास है, और पार्लियामेंट के पास। और जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और हमें अचानक किसी लॉ की जरूरत पड़ रही है, तो कैसे बनेगा लॉ जब सेशन ही में नहीं है।
इस केस में प्रेसिडेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने प्रेसिडेंट को पावर दी है कि वो ऑर्डिनेंस इशू करके उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो लॉ की नीड है, उस लॉ की नीड को हम ऑर्डिनेंस इशू करके उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये बनाया जाता है। तो ऑर्डिनेंस में से कॉन्स्टिट्यूशन के को प्रेसिडेंट को ये आर्टिकल 123 इंपावर करता है कि वो प्रोमोलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट कैन प्रोमोलगेट द ऑर्डिनेंसेस ओनली व्हेन ही सेटिस्फाइड, जब वो सेटिस्फाइड होंगे तभी वो ऑर्डिनेंस इशू करेंगे। सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट दैट की नेसेसरी है कि वो इमीडिएट एक्शन ले। जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमें ऑर्डिनेंस इशू करना है, इमीडिएट एक्शन लेना है, तो उस केस में ये किया जा सकता है, तभी वो करेंगे। और एक चीज याद रखिए, प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फैक्शन है जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। ठीक है, ये भी याद रखिए। एक्सेप्शन क्या है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में? वो यही एक्सेप्शन है कि प्रेसिडेंट इज कोएग्जिस्टेंट विद द पावर, मतलब प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो कोएग्जिस्ट करती है विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग से, लेजिस्लेटिव पावर से। कैसे? जो लिमिटेशन पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर में होगा वही लिमिटेशन यहाँ पे होगा। मतलब कोई भी, जो प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस इशू कर रहे हैं तो वो किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते हैं, एब्रेच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उनको सेम कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन देखनी पड़ेगी ऑर्डिनेंस को भी, और ओनली उसी सब्जेक्ट में इशू होंगे जो उसमें पार्लियामेंट के पास पावर है, मीन्स यूनियन लिस्ट। प्रेसिडेंट यूनियन लिस्ट के केस में ही, यूनियन लिस्ट पे ही ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एवरी ऑर्डिनेंसेस जो प्रोमिल करते हैं प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द सेशन मस्ट बी लेट बिफोर, मतलब अब मान लीजिए ये जो ऑर्डिनेंस इशू कर रहे हैं हाउस सेशन में नहीं है और ऑर्डिनेंस इशू करके लॉ की नीड को पूरी कर लिया है, एक बड़ी पावर है ना, कि मतलब एक एग्जीक्यूटिव ही क्या कर रहा है, लेजिस्लेटिव पावर को अपने पास रख रहा है। कहाँ से इसमें सेपरेशन ऑफ पावर है? तो फ्यूजन ऑफ पावर है ना। तो एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस की जो बहुत नीड आ गई है लॉ की, तो इसीलिए ये कंडीशन रखी गई है, पावर रखी गई, दी गई है प्रेसिडेंट को। तो ऐसे जो लॉ है जो ऑर्डिनेंस के थ्रू बनेंगे, इनकी कुछ लाइफ है। इनकी लाइफ क्या है? इनकी लाइफ है 6 मंथ है। मतलब प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के रिसेस के समय में मस्ट बी लेट बिफोर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो पार्लियामेंट जब दोबारा मिलेगी तो उस सेशन में जब रीसेशन होगी तो उसी के 6 मंथ तक रहेगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि जो भी ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंट निकालेगा रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट के समय में, उसे दोनों हाउस के सामने रखना पड़ेगा जब वो रीअसेंबल होगा दोबारा, मतलब उसका दोबारा जब सेशन होगा तब उसको वहां पे रखना पड़ेगा, वहां पे पास कराना पड़ेगा जब हाउस दोबारा सेशन में आएगा, रीअसेंबल होगा। अगर नहीं किया गया ऐसा तो हाउस जब ऑपरेट करना बंद कर देगा, मतलब जब प्रोरोग हो जाएगा, प्रेसिडेंट उसे प्रोरोग कर देगा, मतलब सेशन खत्म हो जाएगा, उसी सेशन खत्म होने के, एक्सपायर होने के 6 वीक बाद पार्लियामेंट के, फ्रॉम द रिसेंबल ऑफ द पार्लियामेंट, ये एक्सपायर हो जाएगा। एंड नोट, इन द केस ऑफ द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट द मैक्सिमम लाइफ ऑफ द ऑर्डिनेंस कैन बी 6 मंथ एंड 6 वीक। इन द केस नॉन अप्रूवल, मतलब अप्रूवल मान लो जैसे ये कंडीशन हो गई, अप्रूव नहीं कराया गया जब हाउस दोबारा ऐसे असेंबल हुआ है, ठीक है, तो 6 वीक बाद जब जैसे ही प्रोरोग हो जाएगा, तो जैसे ही सेशन खत्म होगा उस रिसेंबल हाउस का, उसी के 6 वीक बाद ये खत्म हो जाएगा, ये लॉ का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसकी लाइफ ही ये है, अगर अप्रूव नहीं कराएगा तो इसकी लाइफ ही केवल 6 वीक है रिसेंबल के बाद। ठीक है, तो लाइक एनी अदर लेजिस्लेशन ऑर्डिनेंसेस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, तो रेट्रोस्पेक्टिव भी है, ये बात भी सही है। वो कैसे है इसको देखते हैं। दरअसल है क्या कि जो ये ऑर्डिनेंसेस या लेजिस्लेशन है, मतलब ये ऑर्डिनेंस है, ये ऑर्डिनेंस का रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट भी है। कैसे? मतलब रेट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है कि पहले का, मतलब पहले का क्या कर सकते हैं, जो पहले के लॉ हैं उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिपील भी कर सकते हैं, और साथ में उनको यूज भी कर सकते हैं। तो मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। कुछ स्कोप देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस पावर का स्कोप क्या है। स्कोप क्या है कि भाई ये रिपील कर सकते हैं किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट को, ठीक है, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा इस पॉइंट को कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता है, मतलब आप ऑर्डिनेंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक केस, दो केस ये हैं, दो केस बहुत इंपॉर्टेंट को याद रखिएगा। एक कॉपर केस चलता है 1970s का, जिसमें ये बोला गया, जैसे मैंने पहले बताया था, कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है, जिसके बेसिस पे कहा गया नहीं कि इफ द प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड, ये बोला नहीं, प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड दैट द सर्कमस्टेंसेस बन गए हैं कि जिस समय इमीडिएट एक्शन लिया जाए, किस वे में, फॉर्म में,
ऑर्डिनेंस इशू करके। तो ये जो सेटिस्फैक्शन है ना प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट कैसे सेटिस्फाई हो गए हैं, वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो गए ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी पावर है जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव की पावर एग्जीक्यूटिव करने जा रहा है। तो इसका मिसयूज हो सकता है और कई बार मिसयूज हुआ है। ठीक है, होता क्या है मिसयूज में कि कोई एक पर्टिकुलर लॉ होता है जो पर्टिकुलरली कुछ गलत काम, मतलब कोई, मतलब कुछ समझ लीजिए बहुत मैनिपुलेट तरीके से काम करता है। तो एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, इस लॉ को लेकर आएगा, ठीक है, ऑर्डिनेंसेस के थ्रू प्रेसिडेंट से कहेगा कि भाई आप इसको पास कर दीजिए, और उसको कभी भी पार्लियामेंट से पास ही ना कराए, बस उसको एक्सटेंड करता चला जाए। ठीक है, तो इस तरह से मिसयूज हो रहा है ना, मतलब ऑर्डिनेंसेस बस इशू करते चले जा रहे हैं और उसको पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट के केस में वहां पे पास पेश कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जब वहां पेश किया जाएगा तो इसके स्टेप बाय स्टेप, इसकी लाइन बाय लाइन इस पे रिव्यू किया जाएगा। जब रिव्यू किया जाएगा तो ये पास नहीं होगा, पास नहीं होगा तो ये इनके इनकी जो कुछ इंटरेस्ट जुड़े हुए होते हैं एग्जीक्यूटिव के जो लोग होते हैं, उनका इंटरेस्ट सर्व नहीं होगा। तो पर्टिकुलरली ऑर्डिनेंस इसीलिए इशू कराया जाता है। तो इसका मिसयूज ना हो इसलिए इसको ओपन रखा गया है जुडिशियल रिव्यू के लिए, कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कि जो जिस लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, मतलब ऑर्डिनेंसेस लेकर आ रहे हैं, सॉरी, वो ऑर्डिनेंस से सेटिस्फाई है कि नहीं, मतलब सेटिस्फैक्शन जिस बेसिस पे ये जो सेटिस्फैक्शन है ऑर्डिनेंसेस लाने का इस बेसिस पे लाया जा रहा है, उसकी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, क्या वो सही है गलत है, इसका रिव्यू किया जा सकता है। और ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड भी किया गया है। डीसी वाधवा केस वही बात करता है कि एक ही ऑर्डिनेंस को आप बिना टेक्स्ट को चेंज किए बार बार आप उसको ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया जा रहे हो। बिहार में एक ही पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को 256 बार लाया गया बिना टेक्स्ट चेंज किए। ठीक है, उसको कभी भी स्टेट, बिहार की स्टेट लेजिस्लेशन में पास किया ही नहीं गया। ठीक, क्यों? क्योंकि पास करते तो पास होता ही ना, और वो लॉ के रूप में हर बार पास करा दिया जा रहा था। इस तरीके से उनका इंटरेस्ट भी सर्व हो रहा था और कभी पास भी नहीं हो रहा था और ऑर्डिनेंस हो रहा था। 256 बार ऐसा हो चुका। जब ऐसा लगातार हुआ तो फिर ये केस में सुप्रीम कोर्ट में केस आया, डीसी वाधवा केस नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना टेक्स्ट को आप चेंज किए लगातार बस ऑर्डिनेंस इशू करे, आप ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हो और उसको लॉ का फॉर्म दिए जा रहे हो बिना स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस किए, तो ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। ठीक है, चलिए जुडिशियल पावर देखते हैं। जुडिशियल पावर में क्या है कि इनके पास जाहिर सी बात है ये अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को। ठीक है, ही कैन टेक द एडवाइस, ये आर्टिकल 143 इसमें आता है। इसमें ये सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तो बताएंगे किस किस केसेस में एडवाइस ले सकते हैं। अभी याद रखिएगा कि एडवाइस ले सकते हैं बस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है, चाहे तो एक्सेप्ट करें नहीं तो ना करें। ही कैन पार्डन, रिप्रीव, रिस्पीट, रिमिट एंड द पनिशमेंट। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। अब ये है क्या, मतलब मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया, अब जब आपने क्राइम किया और उस क्राइम में आपको कन्विक्टेड प्रूव हो गया और आपको सेंटेंस कर दिया गया, मतलब आपको सजा दे दी गई 10 से 12 साल की, तो अब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो आपकी इस सजा को पार्डन कर सकता है, रिप्रीव कर सकता है, रेस्पाइट कर सकता है, रिमिट कर सकता है। तो अब इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है पार्डन पावर। अब पार्डन पावर आर्टिकल 72 के अंतर्गत प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, पार्डन में क्या होता है कि प्रेसिडेंट की क्या कर सकता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्राइम को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है, मतलब उसकी कन्विक्शन, अगर जो कन्विक्टेड है उसको भी पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। साथ में उसकी जो ऊपर जो उसको सजा मिली 10 से 15 साल या उम्र कैद या मौत की सजा, कैपिटल पनिशमेंट मिली, उसको भी पार्डन कर सकता है। पार्डन मतलब होता है कंप्लीटली पूरी तरीके से पनिशमेंट उसकी खत्म ही हो गई, वो पूरी तरीके से रिलीज है। कम्यूटेशन में क्या होता है, कम्यूट जिसे कहते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपकी जो पनिशमेंट है उसका कोई सब्स्टिट्यूट दे दिया गया, मतलब आपको मान लीजिए 10 साल की सजा होने वाली थी, उसका एक सब्स्टिट्यूट दे दिया गया कि आप कोई 7 साल की 6 साल की सजा कर लो, तो प्रेसिडेंट कम्यूट भी कर सकता है आपकी पनिशमेंट को। और क्या करता है, रिमिट कर सकता है। रिमिट में क्या सकता है, रिड्यूस किया जाता है पीरियड को। अब जो पीरियड को रिड्यूस किया जाता है उसमें क्या किया जाता है कि पीरियड तो रिड्यूस किया जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखा जाएगा इस पीरियड रिड्यूस के साथ जो आपकी पनिशमेंट है उसका नेचर ना चेंज हो, मतलब अगर वो हार्ड है तो वो हार्ड ही रहे, पीरियड इतना चेंज किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, डिफरेंस यही है कि रिड्यूस तो किया जाएगा पीरियड, लेकिन उसकी ये चीज का ध्यान रखा जाएगा उसका नेचर ना चेंज हो। अगर उसका नेचर हार्ड है, हार्ड पनिशमेंट है, हार्श पनिशमेंट है, तो वो हार्श ही रहे, इतना कम किया जाए। कम्यूटेशन में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है पनिशमेंट को, मतलब थोड़ी सी पनिशमेंट चेंज कर दी जाती है। रिस्पीट में क्या किया जाता है, अवॉर्ड कर दिया जाता है लेसर पनिशमेंट इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल अवॉर्डेड ड्यू टू द सम स्पेशल फैक्ट्स केसेस में, तो लेसर पनिशमेंट दिए जाते हैं। तो ये मेनली किन लोगों को दिया जाता है, मेनली मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी हो गई है, या कोई पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी से है, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो उसको
उसकी पनिशमेंट को कम कर दिया है, या फिर किसी ने बहुत अच्छा काम कर रहा है जेल में और अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहा है, ठीक है, बिहेवियर अच्छा है, तो उसको लेजर सेंटेंस अवॉइड कर दिया जाएगा, उसको जल्दी छोड़ दिया जाएगा। रिप्रीव आपकी सेंटेंस जो है, ये जो आपके ऊपर जो कन्विक्शन लगा हुआ है, जो आपको जो सजा दी गई उस पर स्टे लगा देना। मेनली इसका यूज कैपिटल पनिशमेंट के समय में ही किया जाता है कि जब आपको फांसी होने है तो उस पर स्टे लगाने के लिए, तो रिप्रीव मतलब स्टे होता है आपके पनिशमेंट पे। तो ठीक है, याद रखिएगा एक एक चीज का है। तो प्रेसिडेंट इन सब चीजों को कर सकता है। तो प्रेसिडेंट का याद रखिए, प्रेसिडेंट पार्डन भी कर सकता है, कमिट भी करता है, सब कुछ कर सकता है। और ठीक है, और वो डेथ को भी, डेथ सेंटेंस कैपिटल पनिशमेंट होती है। प्रेसिडेंट इज द ओनली अथॉरिटी इन इंडिया दैट कैन पार्डन द कैपिटल पनिशमेंट, मतलब डेथ को, ठीक है, ओनली अथॉरिटी जो पार्डन भी कर सकती है, रिप्रीव भी कर सकती है, इसको डेथ पनिशमेंट को, मतलब डेथ सेंटेंस को, और कोर्ट मार्शल को भी, ठीक है, ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द यूनियन लॉ को, ठीक है। लेकिन गवर्नर के पास भी पावर है ये, और गवर्नर के पास पावर ये अंडर आर्टिकल 161 है, जब हम पढ़ेंगे गवर्नर, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो गवर्नर डेथ सेंटेंस को, जो कैपिटल पनिशमेंट है, जो अंडर द स्टेट लॉ के अंदर हुआ है क्राइम, किसी पर्सन ने अंडर स्टेट लॉ कोई क्राइम किया है, तो गवर्नर क्या करेगा उस स्टेट का, वो उस पर्टिकुलर कैपिटल पनिशमेंट को, अदर पनिशमेंट तो छोड़ दो, जो नॉर्मल पनिशमेंट उनको तो वो पार्डन और रिमिट कमिट सब कुछ कर सकता है, मतलब ये पांचों चीजें कर सकता है। मान लीजिए किसी ने मर्डर किया है, तो उस मर्डर को गवर्नर चाहे स्टेट लॉ के अंतर्गत, तो चाहे तो उसको पार्डन भी कर सकता है, कम्यूट भी कर सकता है, रिमिट भी कर सकता है, रिस्पाइट भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन जब बात आती है कि उस पर्टिकुलर केस में उसको, किसी पर्सन को कैपिटल पनिशमेंट दे दिया गया, मतलब उसको फांसी दे दी गई है, तो गवर्नर उस केस में पार्डन नहीं कर सकता, मतलब उसकी फांसी को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता है। वो बस केवल रिप्रीव कर सकता है, मतलब उस पर स्टे लगा सकता है, ठीक है, रिमिट कर सकता है, मतलब थोड़ा सा रिड्यूस कर सकता है लेकिन हार्श रहेगा, सस्पेंड कर सकता है लेकिन उसको पूरी तरीके से क्षमा नहीं कर सकता है। पार्डन का मतलब ही होता है क्षमा कर देना, मतलब जाइए आप, हमने छोड़ दिया आपको, कोई चीज नहीं, ना लेसर सजा देंगे आपको, ना सब्स्टिट्यूट देंगे, ना स्टे लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, पूरी तरह छोड़। गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता है कैपिटल पनिशमेंट को, बाकी वो कुछ भी कर सकता है कैपिटल पनिशमेंट को, ठीक है, चार बाकी कुछ भी कर सकता है। हाँ, वो पार्डन अदर टाइप की जो क्राइम्स होंगे उनको पार्डन कर सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी कोर्ट मार्शल को भी गवर्नर कुछ नहीं कर सकता है। कोर्ट मार्शल आपको होता है अगर जो मिलिट्री में होता है, उसमें केवल आपके पास जो अथॉरिटी है जो कोर्ट मार्शल को पार्डन और रिप्राइव कम्यूट दोनों कर सकती है वहां के सेंटेंसेस को, वो केवल प्रेसिडेंट है। तो ये बस याद रखिएगा। अब एक चीज ये भी याद रखिए कि जो प्रेसिडेंट की जो पावर है डिस्क्रिशनरी नहीं है, ये एडवाइस ऑफ द कैबिनेट से ही लिया जाता है, ठीक, दिस इज अंडर डिस्क्रिशनरी पावर एंड ये सब्जेक्ट टू दी जुडिशियल रिव्यू नहीं है, एक्सेप्ट अगर मालाफाइड नहीं लिया गया है, ठीक है। अब डिप्लोमेटिक पावर है, बहुत सिंपल है। डिप्लोमेटिक पावर में क्या आता है भाई, इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रीटीज होती हैं, एग्रीमेंट होते हैं, वो इनके नाम पे ही लिए जाते हैं, इनके बिहाफ पे ही कंक्लूड होते हैं। हाउएवर इन जो ट्रीटी इनके नाम पे ली जाती है, इनके बिहाफ पे होती है, इनके सिग्नेचर होते हैं, वो ट्रीटी पार्लियामेंट में अप्रूव होना जरूरी है। मतलब नाम तो इन्हीं का ही होगा, सब कुछ इन्हीं के होगा, लेकिन पार्लियामेंट का अप्रूवल उस ट्रीटी पे बहुत जरूरी है। मान लीजिए यूएन हाई सी ट्रीटी अभी साइन हुई है, ठीक है, प्रेसिडेंट के नाम पे ही साइन हुई है, ठीक है, और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे हुई है, लेकिन ये यूएन हाई सी की जो ट्रिटी है, इस पे इंडिया ने साइन किया है, ये ट्रिटी अब पहले पार्लियामेंट में अप्रूव होगी, तभी इंडिया इसे मानेगा, तभी इंडिया में इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो कोई भी ट्रिटी या एग्रीमेंट इंटरनेशनल लेवल पे लिए जाते हैं, तो नाम तो उनके लेवल लिया, लेकिन उसको पार्लियामेंट का अप्रूवल पहले जरूरी होता है। ही रिप्रेजेंट द इंडिया इन द इंटरनेशनल फोरम्स, ठीक है, इंटरनेशनल फोरम में जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही करते हैं अफेयर्स में। और डिप्लोमेट जो इनके अबेज होते हैं, तो ये प्रेसिडेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं, गवर्नमेंट को, ठीक है। मिलिट्री पावर क्या है, सुप्रीम कमांडर हैं डिफेंस फोर्सेस के, ठीक है, और अपॉइंट करते हैं चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, डिक्लेयर करते हैं वॉर, कंक्लूड करते हैं पीस, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब ये वॉर भी डिक्लेयर करेंगे, कंक्लूड भी करेंगे वॉर को, मतलब पीस भी लेकर आएंगे साथ में। बस क्या है कि ये जो वॉर डिक्लेयर करेंगे या पीस करेंगे, ये पार्लियामेंट का अप्रूवल यहाँ पे भी जरूरत लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा। इमरजेंसी में बता चुका हूँ, इमरजेंसी पावर इनके पास क्या क्या है। अब इनकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पोजीशन क्या है। तो प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन को हमें समझने के लिए 3 आर्टिकल काफी हैं। वो 3 आर्टिकल कौन कौन से हैं, 53, 74 एंड 75। प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन को समझने के लिए इतने आर्टिकल इनफ है, ठीक है, और इन्हीं से पता चल जाता है। तो 53 पहले देखते हैं, पोजीशन मतलब क्या समझ रहे हैं ना, कि संविधान में इनकी स्थिति क्या है,
और अभी तक तो आप समझ गए होंगे क्या स्थिति है, ठीक है। नॉमिनल हेड है, सारे बस इन्हीं के नाम पे लिए जाते हैं, साइन इन का रहता है। एग्जीक्यूटिव ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वही सारे एक्शन लेती हैं। कुछ इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है जिनको हमने यहाँ पे देखिए लिख भी दिया है क्या क्या डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। इनको भी डिस्कस करेंगे फिर खत्म कर देंगे लेक्चर को। यहाँ पे प्रेजेंट पूरा खत्म हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड। 53 आर्टिकल क्या कह रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी यूनियन की वो वेस्टेड होगी प्रेसिडेंट में, मतलब मैंने यही बात बोली ना, प्रेसिडेंट में ही ये सारी पावर होंगी यूनियन की एग्जीक्यूटिव की। शैल बी एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज की जाएगी इसके थ्रू आइदर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इनके सबऑर्डिनेट है अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 74 आर्टिकल इसी बात को सपोर्ट कर रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। एड भी करेंगे एडवाइस करेंगे। एड क्या करेंगे एग्जीक्यूशन में, है ना कि दो ऑफिसर, तो वो ऑफिसर यही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ये एड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को उनकी इन एग्जीक्यूटिव पावर को यूज करने के लिए। प्रेसिडेंट नीड टू द एक्ट इन अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस। अब प्रेसिडेंट को इसी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करना है, अपने मन से काम नहीं करना है। तो देख लीजिए प्रेसिडेंट बाउंड है, प्रेसिडेंट बाउंड है एड एंड एडवाइस। कोई पूछे तो बताइए कि हाँ एड एंड एडवाइस से बाउंड है। बाकी 73 आर्टिकल क्या है, काउंसिल मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द हाउस। बिल्कुल, काउंसिल मिनिस्टर हेड प्राइम मिनिस्टर वो हाउस पे रिस्पांसिबल है। कौन से हाउस, तो लोकसभा के पास कलेक्टिव रिस्पांसिबल है, प्रेसिडेंट रिस्पांसिबल नहीं है, ठीक है। बट डिस्क्रिशनरी पावर क्या क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट की सिचुएशन पावर है, उनके पास सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है। तो वो क्या है कि वीटो मतलब वीटो कर सकते हैं, प्रेसिडेंट चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। भाई कोई उनको एडवाइस थोड़ी चाहिए चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की, भाई आप इसको विथहोल्ड नहीं कर सकते, तो अपने आप से विथहोल्ड कर सकते हैं। सस्पेंसिव वीटो भी यूज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वीटो भी यूज कर सकते हैं। तो वीटो पावर इनकी। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं वो। इन केस ऑफ द दो हाउस की समन कर सकते हैं ज्वाइंट सिटिंग। एंड प्राइम मिनिस्टर से टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं अपने मन से कि भाई कैसा बिजनेस चल रहा है कैबिनेट का, ठीक है। और मेजोरिटी नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, इन केस ऑफ नो मेजोरिटी तो इस केस में क्या करेंगे, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में अपने डिस्क्रिप्शन का यूज करेंगे। हाउस को डिसॉल्व करने में डिस्क्रिप्शन है। पावर ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट, ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। तो ये इतना था, ठीक है। चलिए, जय हिंद। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद।